अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, आपका होस्ट आमिर अली विद द यूजुअल टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमी में जो बेहतरी आ सकती है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वन ऑफ दैट एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ लेदर। आप हमेशा कहते थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की लेदर एक्सपोर्ट और लेदर एक्सपोर्ट के साथ लेदर की क्वालिटी। इसके साथ हमारे और टॉपिक्स हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं जो कि रिलेटेड हैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली विद इन द कंजस्टेड मार्केट्स जो पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट कंजस्टेड मार्केट जिसे मैं कह सकता हूँ दैट इज़ शाह आलम मार्केट। उसके लिए हमारे पास आज मेहमान हैं जी मुदस्सर मसूद साहब। मुदस्सर मसूद साहब जो हैं वो एक्स बोर्ड मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इसके अलावा चेयरमैन हैं पाकिस्तान लेदर जो गारमेंट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। उसका साथ हमारे मौजूद हैं मलिक खालिद साहब। मलिक खालिद साहब शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट के चेयरमैन हैं और वो भी एक्स बोर्ड मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के। मैं इन दोनों को खुश आमदेद करता हूँ अपने शो में। और सबसे पहला क्वेश्चन सर मुदस्सर मसूद साहब आपसे है। मुदस्सर साहब, आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान का एक वक्त था, बड़ा नाम था कि लेदर इंडस्ट्री में एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी थी या पता नहीं उसका क्या उस वक्त डोमेन था, लेकिन अभी पाकिस्तान की लेदर की क्या पोजीशन है? इज़ इट रियली वाइडली एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड और एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड? सबसे पहले जी थैंक यू सो मच आमिर साहब टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। और जहाँ तक आप लेदर की बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान के लेदर की उसी तरह से दुनिया में डिमांड है, उसी तरह से लोग इसको चाह रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो इसकी प्रीमियम क्वालिटी है उसकी आज भी उसी तरह से गुडविल है। लेकिन प्रॉब्लम जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो हमने कोशिश की गवर्नमेंट से उसको डिस्कस करने की, गवर्नमेंट से वो रिज़ॉल्व करवाने की, लेकिन गवर्नमेंट की शायद वो प्रायोरिटी नहीं थी और गवर्नमेंट ने रिज़ॉल्व नहीं किया, दैट इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बाकी मुल्कों के साथ जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं, स्पेशली अगर मैं लेदर की बात करूं तो इसका हमारा वर्ल्ड मार्केट में तीन मुल्कों से ज़्यादा कंपटीशन होता है। वन इज़ इंडिया, सेकंड वन इज़ बांग्लादेश एंड थर्ड वन इज़ चाइना। इन तीन मुल्कों के साथ जो इनके टैरिफ्स, जो इनकी ड्यूटीज़, जो इनका यूटिलिटी कॉस्ट, वो सारी अगर हम मैच करें तो फिर हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए कंपेटिटिव तैयार कर सकें। यू मीन द वायबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन? यस एग्जैक्टली दैट। अब होता क्या है कि यहाँ पे मटेरियल तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें कर रहा हूँ, जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो हमारे पास यहाँ पे जानवर स्लॉटर होते हैं, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे यहाँ पे जो जानवर स्लॉटर होते हैं बड़े सेहतमंद और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। स्पेशली जो ईद पे भी ये खाले मिलती हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। लेकिन जिस वक्त हम उन्हें प्रोसेस करते हैं उसकी जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट आती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहे। द फैक्टर इज दैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड द टैक्सेस, या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जिसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं? देयर आर डिफरेंट जी प्रॉब्लम्स, लाइक यूटिलिटी कॉस्ट तो अपनी जगह पे, लेकिन इसमें बहुत सारे मटीरियल, स्पेशली जो केमिकल्स हैं लेदर को प्रोसेस करने वाले, ये इंपोर्टेड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इंपोर्टेड मटीरियल्स जो इस्तेमाल होते हैं उस पर जिस वक्त ड्यूटी और टैक्सेस और सेल टैक्स उस पर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक दफ़ा उनसे सेल टैक्स लिया जा रहा है और दोबारा उनको कोशिश करके रिफ़ंड दिया जा रहा है। रिफ़ंड सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए शायद एक वो मतलब नाम का कहा जा रहा है, अदरवाइज़ उसमें लेने में जो प्रॉब्लम आती है और जो उसको प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना ही बहुत मुश्किल है। दैट इज़ कॉल्ड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल मुदस्सिर साहब ने पहली चीज़ को तो जो इंडिकेट किया, आई स्ट्रांगली सपोर्ट इट। मैं भी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये अगर आपने लेदर की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान को बचाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे खाल है, सब कुछ है, तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ख़ास तौर पे जो जिक्र किया गया वो उन केमिकल्स का, और केमिकल्स मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में केमिकल एक वो चीज़ है जो अगर प्रोसेसिंग में यूज़ होता है तो मोस्टली इसको सब्सिडाइज या ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है या एटलीस्ट ड्यूटी पे ले आया जाता है, चले उसे सेल टैक्स से रिलेट कर दिया जाता है। सर मलिक खालिद साहब वेलकम यू टू आवर शो। जी थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो एक पैरा फोर्स बनी, पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, और पैरा फोर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ लोग नहीं नाराज़। आपका जो शालम बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज के जी 40,000 प्लस शॉप्स हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। तो 40,000 प्लस शॉप्स के साथ ये पैरा फोर्स और वो फिर उसको मैनेज करना, हाउ डू यू फील इट कि ये एक कंफर्टेबल जॉब है और इसका आवाम को फ़ायदा हो रहा है, या ये भी एक इस तरह की एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जो लोगों को सिर्फ तंग कर रही है?
تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج شو پہ بلانے کا عامر آپ کا. صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ نے جو یہ پیرا فورس بنائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ نے اپنے اداروں کو اوور برڈن کیا ہے. اس سے زیادہ کوئی چیزیں ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی. جیسے کہ آپ دیکھیں پیرا فورس کا کردار کیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کارپوریشن کو، تو کارپوریشن بھی وہی کام کر رہی ہے، میونسپل کارپوریشن، جس کے اندر ان کی پوری ایک ٹیم موجود ہے. ہاں یہاں پہ ایک چیز ضرور ہوئی جو کہ ہم نے دیکھی ہے اور وہ بہت غلط ہے، وہ یہ ہے حد تک آمیز رویہ پیرا فورس کی طرف جی سے. بالکل بالکل. جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا، خود کے نجی سیل بنانا، لاک اپ بنانا، اٹھا کے لوگوں کو لے آنا، بدتمیزی کرنا، یہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شکل میں ایک مہذب معاشرے میں اس کا کوئی وجہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. وہ آلریڈی موجود تھا. آپ سٹرینتھن کرتے، کارپوریشن کو سٹرینتھن کرتے، آپ اس کے ادارے کے اندر لوگوں کو ٹریننگ دیتے، انہیں بتاتے کہ چیزیں کیسے کرنی ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ایک آسان سا طریقہ ہے، کوئی بھی کام اگر غلط ہوتا ہے تو اس کے مورد الزام تاجران کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. سر لیکن بات آپ کی مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ کام ایک جاب کارپوریشن کی تھی اور کارپوریشن سے اٹھا کے اس پہ ایک اتھارٹی اور بنا دی گئی، تو کارپوریشن اگر آلریڈی موجود تھی، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ایک پوری ایک ادارہ ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ ایک اور ادارہ ہے، ایک اور ادارہ ہے، یہ ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن. جی بالکل، وہ بھی ایون مور اسٹرانگر جی جو کہ ڈائریکٹلی میئر آف لاہور کے انڈر آتی ہے. آپ ایک کام کرتے نا، آپ وہاں پہ جو سٹاف ہے آپ کا، آپ اس کو پڑھاتے، اس کو لکھاتے، اس کو کہتے کہ یہ کام آپ نے کیسے. اچھا ایک طرف وہ بھی آ کے یہی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب فرق صرف اتنا ہی ہے، وہ جیسے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے جناب، بندیاں نو گزارن واسطے ٹیکسز تے لگا دیتے ہیں، تے چھتر مارن واسطے 2 بندے اور بدا دیو. تاجروں کے ساتھ اس وقت یہ لوگ اسی طرح زیادتی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہم اپنی چیف منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ بالکل پیرا فورس آپ کا ایک گڈ ایلیمنٹ ہے. میں ویسے اس چیز کو میرے دل سے پوچھیں تو میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن اس کو ایک ایسی طریقے سے بھی اسٹرینگتھن کیا جا سکتا تھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، جس کی تو یہ جاب تھی صدیوں سے، یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ان کی یہ جاب تھی. اٹ مین کہ ایک اتنا بڑا ادارہ جو کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا، اس پہ ایک اور تھانے دار ویسے بٹھا دیا گیا. اللہ کرے یہ کام کرنا شروع کر دے. سر مدثر صاحب، جیسا آپ نے ذکر کیا کیمیکلز کا، کیمیکل بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. موسٹلی میرا خیال آتے بھی چائنا سے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نہیں مل رہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیمیکل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی، میں چائنا میں بڑی دیر رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے ان کی لیدر انڈسٹری کچھ بھی نہیں تھی آج سے 20 سال پہلے. ان کی لیدر کی ایکسپورٹس پاکستان کی لیدر کی ایکسپورٹس سے کم تھی. آج ان کی لیدر کی ایکسپورٹس بلینز آف ڈالر، اف آئی کین گیو یو اے فگر لائک $60 بلین، اتنی بڑی لیدر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور وہ پوری دنیا سے را لیدر منگواتا ہے، وہ افریقہ سے منگواتا ہے، وہ سری لنکا سے منگواتا ہے، وہ ایون پاکستان سے ویٹ بلو یا اس طرح کر کے لیدر منگواتے ہیں، وہاں منگوا کے پروسیس کرتے ہیں، ویلیڈیشن میں جاتے ہیں. تو وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی جو ان کی امپورٹ ہو گئی ہے. کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی آپ ایسی سجیشن دینا چاہیں گے جو زوردار سجیشن ہو کہ وائی ناٹ ہم اس $60 بلین کو، چلے $60 بلین نہیں $6 بلین کو ہی ٹچ کر لیتے؟ جی بالکل آپ نے بات درست کی. تو $6 بلین تو اب سوچ کے بھی ایک بہت بڑی فگر لگتی ہے، کیونکہ لیدر انڈسٹری نے تو 1 بلین کو ٹچ کیا اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہو گئی اور ریورسل ہے اس پہ. اور بجائے اس ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے ڈیکریز اس وقت ہم 900 ملین سے بھی نیچے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہے، جس وقت ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کاسٹ افیکٹو ہم نہیں رہتے. اور لیکن ایک لیدر انڈسٹری کے ساتھ ایک بڑا زبردست کام ہے کہ اس کی جو پروڈکشن، را مٹیریل کی پروڈکشن ہے، وہ کوئی خود سے نہ اسے انکریز کر سکتا ہے نہ ڈیکریز کر سکتا ہے، کیونکہ اٹس اے بائی پروڈکٹ آف میٹ. جس وقت کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح ہونا ہے تو اس کا چمڑا اترنا ہے. کھانے کا گوشت جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا، جس کی پاپولیشن جتنی زیادہ ہے، مسلم کنٹری میں زیادہ ہے، نان مسلم میں کتنی ہے، یا ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے. سو ہم چاہ کے بھی اپنی اس پروڈکشن کو، جو ہماری را ہائٹس کی پروڈکشن ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سلاٹرنگ ہوتی رہنی.
بہت اچھی کوالٹی کا ہمارے پاس. اسی طرح سے میں چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا کے پاس بھی ایک لمیٹڈ پروڈکشن ہے نا, جتنا انہوں نے گوشت کھانا اتنا ہی انہیں چمڑا ملنا, اس سے زیادہ تو مل نہیں سکتا. کوئی چمڑے کے لیے تو جانور ذبح نہیں کرے گا. لیکن سر مدثر, میں نے دیکھا کہ چائنا بہت بڑی کوانٹٹی میں کینیا سے, سری لنکا سے, تنزانیہ سے یہاں سے را لیدر امپورٹ کر رہا ہے جسے وہ ویلیڈیشن میں لے کے جا رہا ہے. جی میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جس وقت ان کے پاس را مٹیریل لمیٹڈ ہے تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے ود ٹو میجر تھنگس, ایک تو ان کا کاسٹ افیکٹو ہے, ان کے پاس کیمیکلز اپنے, ان کے پاس مٹیریل اپنا, ان کے پاس بے شمار چیزیں, مشینری تک ان کے پاس اپنی. ہمیں مشینری بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہمیں کیمیکلز بھی امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد جس وقت گارمنٹس بنتے ہیں تو گارمنٹس کی ایسیسریز, زپر, بٹن تک ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اور امپورٹ پہ ڈبل ٹیکسیشن تو بڑا چھوٹا ورڈ رہ گیا, اب تو ٹرپل اور کواد ٹیکسیشن ہوتی ہے, 4 دفعہ اس پہ ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس چیز کو افیکٹو نہیں رہنے دیتی. چائنا نے اپنے کاسٹ افیکٹو ہونے کی وجہ سے را مٹیریل پوری دنیا سے اٹھاتے ہیں. وہ تو آج بھی اس بات پہ تیار ہیں کہ پاکستان اپنی انڈسٹری بند کر دے اور پاکستان کے پاس جتنی را ہائیڈز ہیں وہ اٹھا کے ہمیں دے دے, ہم اسے پروسیس کریں, ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں اور ہم ایکسپورٹ کریں, صرف اس وجہ سے کہ ہم کاسٹ افیکٹو نہیں رہے اس دنیا میں. اور وہ لوگ چونکہ کاسٹ ان کی بہتر ہے اور ٹیکنالوجی ان کے پاس بہتر ہے, اس وجہ سے انہوں نے ریسرچ بیسڈ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے وہ ویلیو ایڈیشن میں چلے گئے, اور ہم جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ہماری ریورسل شروع ہوئی. سر مدثر, یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ریسرچ بیسڈ. ہمارے یہاں پہ ریسرچ کے کوئی لیدر پروسیسنگ کے, لیدر کیمیکل کے, کیا کوئی یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں؟ اگر بنے ہیں تو کوئی آپ مجھے پلیز ہائی لائٹ کریں. اگر نہیں بنے تو واٹ از یور پرپوزل ٹو دا گورنمنٹ کہ جس ملک میں اگر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں بہت سارے چائنیز فرانس اور اٹلی جا رہے تھے اور وہاں کس سے کیا سیکھنے جا رہے تھے, لیدر پروسیسنگ. اس کے بعد انہوں نے واپس آئے, انہوں نے آ کے چائنا میں وہ انڈسٹری لگائی, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, آج ان کی اتنی بڑی ایکسپورٹ بن چکی ہے. تو یہ پاکستان میں کوئی لیدر انسٹیٹیوٹ, کوئی ریسرچ سینٹر, کوئی اس کے کیمیکل کا ریسرچ سینٹر, کچھ ایسی چیز موجود ہے؟ جی بالکل ہے, اور ایک اچھی بات کہ یہ آج کے نہیں, گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے یہ انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں, جس میں لیدر ٹیننگ کا بھی ہے, لیدر گلوز میکنگ کا بھی ہے, لیدر گارمنٹس میکنگ کا بھی ہے, یہ سارے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ جاتی کہ ریسرچ دو طرح سے ہو سکتی. ایک گورنمنٹ کی سپورٹ سے جو آپ نے یہ انسٹیٹیوٹس کی بات کی, ان انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے, اور دوسرا انڈسٹری خود سے کرتی ہے. جہاں تک انڈسٹری کے خود سے ریسرچ کرنے کا تعلق ہے تو شاید انڈسٹری اتنی سکویز ہو چکی ہے یا ان کے پروفٹس اتنے سکویز ہو چکے ہیں کہ وہ اس ریسرچ کا ایکسپینس بیئر نہیں کر سکتے. سیکنڈلی گورنمنٹ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ وہ انسٹیٹیوٹس آج بھی ہیں. لیدر ٹیننگ سے ریلیٹڈ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے گجرانوالا میں. بڑے لوگ وہاں جاتے تھے, ریزن اس کے پیچھے یہ تھی کہ ینگ بچے وہاں پہ جاتے تھے کہ وہاں سے ہم ٹیننگ کا کورس کر کے یا سیکھ کے تو کسی ٹینری میں ہمیں جاب ملے گی. لیکن چونکہ ہماری لیدر انڈسٹری ہی ریسیشن کی طرف چلے گئی تو کوئی ادھر جاب لینے کو تیار نہیں. مختلف اور جو ہنر ہیں یا جو اور چیزیں ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں بجائے اس انڈسٹری میں آنے کے. سو کسی بھی چیز کا کرنے کے لیے, ریسرچ بھی کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا, انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ, آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ کی سپورٹ فار دا ریسرچ. So what should be the like a bracket or what should be the canvas of this sport کہ یہ کیسے ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کی ایسوسیشن نے کبھی گورنمنٹ کو کوئی پرپوزل, کوئی سجیشن دی ہے؟ جی نہ صرف ہم نے اس میں پرپوزل دی بلکہ اس کا انیشیٹو بھی لیا, اور آج نہیں لیا, آج سے کوئی 15-20 سال پہلے سے ہم نے لیا. یہاں تک کہ گورنمنٹ کی EDF فنڈ کے سپورٹ سے ہم نے کوریا سے ٹیکنیشینز بلائے جو ہماری گورنمنٹ انڈسٹری میں آئے. جو ہماری پرابلمس تھی وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہم نے ان کو وزٹ کروایا, مختلف ان کی اپائنٹمنٹس تھی, 2 سے 3 دن کے لیے کوئی بھی اپنی انڈسٹری کی اپائنٹمنٹ بناتا تھا. ان کورینز کو ہم اپنی انڈسٹری میں لے کے آتے تھے, وہ آدھا دن 1 دن ہماری اس پروڈکشن کو واچ کرتے تھے, پھر جو پرابلم ہوتی تھی جس سے ہماری چیزیں کاسٹ افیکٹو ہو سکیں وہ ہائی لائٹ کرتے تھے, ان کو ہمیں بہتر کرنے کا طریقہ بتاتے تھے اور وہ کاسٹ افیکٹو ہوئے. لیکن اگین وہی والی بات, آج ہم نے ٹیکنیشینز یا کوئی بھی چیز افورڈ کرنی ہے تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ پہ اور اپنے بزنس پہ ہی کرنی ہے نا. اگر ہمارا ایکسپورٹ اور بزنس وہ واپسی کی طرف شروع ہوا ہے بجائے اس کی گروتھ ہونے کے وہ کم ہو رہی ہے ایکسپورٹ اس کی, تو کہاں سے یہ ساری چیزیں افورڈ کریں گے؟ سو سب سے پہلے جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی, گورنمنٹ کو یہ جو ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن ہے نا امپورٹڈ گوڈس پہ فار دا ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کو روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آیا
चाइना में क्या कुछ हो रहा है, किस प्राइस पे हैं, बांग्लादेश में किस तरह से हैं और इंडिया में किस तरह से हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट पे रिबेट्स मिलते थे उसको मुख्तलिफ सूरतों में इन्होंने कम करते करते अब तो बहुत थोड़ा रह गया हुआ है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि आया हमसाया मुल्कों में क्या क्या ड्यूटीज़ ली जा रही हैं और क्या क्या रिबेट्स दिए जा रहे हैं। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये सामान बना के, ये चीज़ें बना के पाकिस्तानी मार्केट में नहीं बेचनी, इसको हमने अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके बेचना है, जहाँ पे हमारे साथ बांग्लादेश की भी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, इंडिया की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी, चाइना की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी। जिस वक्त हम कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो कोई हमसे लेने वी हैव अ कंपैरेटिव मार्केट। बिल्कुल, मुदस्सिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं समझूंगा कि हमारी गवर्नमेंट अगर कभी इन्हें एज एन एसोसिएशन बुलाए और इनको साथ बैठा के इनका स्टेक पूछे, इनसे पूछे कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कहाँ से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। बोर्ड बन जाते हैं, सेक्रेटरीज बन जाते हैं, ट्रेड सेक्रेटरीज बन जाते हैं, लेकिन उसमें उन नुमाइंदों को शामिल नहीं किया जाता जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस ग्राउंड पे बैठे होते हैं। जैसे कि हमारे मुदस्सिर साहब एक चेयरमैन भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने बोर्ड पे रखे हैं और उनसे प्रपोजल नहीं, ताकि ये जो अब $1 बिलियन से नीचे आ गई है, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो $6 बिलियन का टारगेट जो मैंने कहा है, इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। सर खालिद साहब, ये जो वाक़या हुआ है कराची में, इट इज़ वेरी टेरेबल। 70-80 लोग, वेरी अनआइडेंटिफाइड, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं था। मैं गुल प्लाजा देखा भी है, मैंने उसे विज़िट भी किया था आज से 15 साल पहले, तब भी बड़ा कंजस्टेड सा, वक्त के साथ सुना और ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। तो सर ये इतना बड़ा जो एक वॉल्यूम, इतनी दुकानें बन जाती हैं, इतना कुछ बन जाता है आपके शाह आलम में, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सुना था कि 40,000 प्लस 45,000 प्लस शॉप्स एंड काउंटर्स हैं। अच्छा, उन 45 काउंटर्स में से बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, बहुत से मैंने प्लाजे देखे हैं कि जो एक प्लाजा एक ही कंपनी का उसी की प्रोडक्ट बिक रही है। ऑफ कोर्स द पीपल आर डूइंग अ ग्रेट बिजनेस, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, आपकी वायर्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो वहाँ से गुजर रही हैं, कभी लेस्को के साथ, चले पुराने प्लाजे 20 साल 25 साल पहले बन गए, आज कोई ऐसी बाउंडिंग है कि वहाँ पे आप बाउंड करें उन प्लाजे वालों को, या कोई इदारा हो जो कहे कि जी आपने वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड करनी है, आपने बाहर वायरिंग नहीं करनी। तो सर ये इस इंसिडेंट को देखते हुए मैं तो शाह आलम को देखता हूँ जब, तो वहाँ पे तो चलना मुश्किल है सर। देखें आमिर, सूरत हाल ये है कि जिस वक्त हम शाह आलमी की या पूरे अंदरून शहर की बात करते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम है ये गवर्नमेंट का होता है, इदारे इसके ऊपर काम करते हैं। जहाँ तक बात है, आप मुझे ये बताइए, मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरी एक बिल्डिंग है, मेरी एक दुकान है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो अपना कारोबार कर रहा है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल ना करे? ये मुमकिन नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है गुल प्लाजा वाला, इस पे तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त सोग में है। मतलब जितनी कीमती जानें, क्योंकि जान से आगे तो कुछ नहीं होता, इंसानी जान से आगे, जितनी कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, इसका तो मुदावा कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, उन पैरामीटर्स को ज़रूर देखा जा सकता है जिनके ज़रिए से हम आने वाले कल में इन चीज़ों को बेहतर और इम्प्रूव कर सकें। सो यू हैव एनी प्रपोजल फॉर दैट? देखें, होता पता क्या है, गवर्नमेंट भी थोड़ी देर के लिए अपनी चीज़ों को मोटिवेट करती है, अपने SOPs लेके आती है। मुस्तकिल मिजाजी से अगर काम किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। सर खालिद, वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल, आपको याद होगा कि लाहौर शहर के अंदर जो 12 दरवाज़ों के अंदर का लाहौर शहर है, इसके अंदर आपको गली मोहल्लों में फायर हाइड्रेंट मिलते, ये दैट इज ठीक माय है। पॉइंट। होते क्या है, कई दफ़ा मेरी डॉक्टर जो 1122 रेस्क्यू टीम है, उनकी टीम के साथ भी बाकायदा तौर पे हमारी मुलाकातें हुई। हमने कई दफ़ा प्लान्स किए, हमने चीज़ों को किया कि जनाब इन चीज़ों को अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पूरा फायर हाइड्रेंट का एक सिस्टम जो है, जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक तरफ तो हमसे टैक्सेस और रेवेन्यू की शक्ल में बहुत सारा सरमाया ले लेती है, मगर जब हम ये बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, हम हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी, तो गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियली देखें, जब आपने इतने टैक्सेस हमसे ले लिए, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए आपने हमसे ले लिए, तो कुछ हम पे भी तो लगा देना यार। सारा कुछ जो है वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सेल्फ देखें, हमारा भी हक बनता है। ओके, ठीक है, तो जब आप उसको लगाएंगे हमारे यहाँ पर आके, तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होंगी।
कौन नहीं चाहेगा कि सेफ्टी हो। फायर हाइड्रेंट फ्रॉम योर साइड, बड़े 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 बड़े, और ये पहले थे वहाँ पे मौजूद, ये बिल्कुल मौजूद थे। ये अब ख़त्म क्यों हुए, ये सवाल है, ये इनसे करना चाहिए, ये हुकूमत से करना चाहिए। ठीक, इसमें हमारा किरदार इतना नहीं है जितना कि हम पे डाल दिया जाता है, जितना हम पे डाल दिया जाता है। और जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी इसके हक में हूँ, होनी चाहिए, क्योंकि कारोबार इसके बगैर आगे लेकिन नहीं चल सकता। एक और चीज़ है खालिद साहब, आपने ये जो बात की, मैंने दुनिया में ये देखा कि एक बिल्डिंग बनती है ना, 8-10 मंजिला एक बिल्डिंग बनती है, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का ना एक सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो किसी की भी प्राइवेट भी हो, तो वो होता है, वहाँ पे ऑप्शन होती है, उसमें वाटर स्टोरेज रखा जाता है। खुदा न खास्ता अगर आग लगती है तो स्मोक डिटेक्टर्स उससे डिडक्ट करते हैं, उसके बाद स्प्रिंकलर्स आप हमारे पास शालम में आएँ, आपको मैं ऐसे प्लाजे दिखा सकता हूं जिन प्लाजों के अंदर बाकायदा तौर पे ये सेफ्टी मेजर्स मौजूद हैं। तो कितने % है वैसे? ज़्यादा नहीं कह सकते, ये पॉइंट ज़्यादा नहीं कह सकते, मगर ये है कि इसके लिए पूरी एक आगाही मुहिम चलाने की हमें ज़रूरत है, ताकि ये है कि गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी मिल के इस मसले का हल निकालें। मलिक खालिद साहब, आपसे तो मेरी गुजारिश है, बिल्कुल गवर्नमेंट को तो हम दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, अभी भी नॉक कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक जो आगाही मुहिम की आपने बात की है, दैट इज़ इन अ प्राइवेट सेक्टर, इसमें हम सबसे आगे होंगे। उसमें भी आपको एक ताउन करने की ज़रूरत है। आप भी लोगों को एजुकेट करें हम कि ये मोर देन उनकी अपनी एनफ सेफ्टी वेलकम के करेंगे लिए, जी उन्हें, ये उनकी अपनी सेफ्टी के जी, लिए। बिल्कुल आई ऐसा होप है। कि वो रियली दे कैन डू समथिंग फॉर दैट। मुदस्सर मसूद साहब, मुदस्सर भाई, आपकी वैल्यूज़ जो जितनी हैं, आपने जो सजेशंस दी हैं बड़ी वैल्यूएबल हैं। सर, एक सेगमेंट आता है, अब चाइना बहुत कम लेदर प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? लेदर की वैल्यू एडिशन में। अब हम वैल्यू एडिशन की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो वी आर नॉट अप टू दैट टारगेट। हम वैल्यू एडिशन में वैसे नहीं जा रहे जैसे हमें जाना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट की किस किस्म की सपोर्ट हो कि वो तमाम बैग्स जो कभी यूरोप में बनते थे, इस वक्त चाइना में बन रहे हैं विद दैट वैल्यू एडिशन, विद दैट टेक्नोलॉजी? इसका मतलब है कि उनके पास कुछ तो आ रहा है, तो व्हाई नॉट हम आज भी उसी कन्वेंशनल अगर सिस्टम पे खड़े हैं, लेदर के, उसकी प्रोसेसिंग के, उसके डाइज एंड केमिकल्स के, तो कैन वी गो फॉर दैट कि हम इसे थोड़ा सा बढ़ा सकें? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। और देखा जाए तो ये वैल्यू एडिशन का सिलसिला या लेदर की इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, ये 50s में शुरू हो गई थी, पार्टीशन के फ़ौरन बाद से ही, तकरीबन 55-56 में। और उससे पहले भी यहाँ पे इंडो पाकिस्तान जिस वक्त था बिफ़ोर पार्टीशन, तो ये यहाँ पे ट्रेड हुआ करती थी, और ये शायद चंद उन ट्रेड्स में थी जो मुसलमानों के हाथ में थी। हिंदू इसे शायद करने में इतना वो मुनासिब समझता नहीं था, चमड़े के कारोबार को। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त आया, इंडस्ट्री बनी, इंडस्ट्री ने रॉ मटीरियल की एक्सपोर्ट और रॉ मटीरियल को बाहर भेजना बंद करवाया और अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू की। हम वहाँ से सिलसिला, जो आपने वैल्यू एडिशन की बात की, वैल्यू एडिशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक आध दिन में, एक आध साल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके लिए साल हर साल लगते हैं, क्योंकि इट्स अ चेन वर्क। पहले आपने रॉ हाइट से लेदर अच्छा तैयार करना है, फिर लेदर से उसकी प्रोडक्ट अच्छी तैयार करनी है, और दैन फिर उसको मार्केट करना है। अब सिलसिला कार क्या बना, जिस वक्त हमने 50s में इसको इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली, और जो यहाँ से लेदर प्रोसेस होके जाता था, वो लेदर प्रोसेस होके जाता था, उसके बाद लेदर गुड्स भी बनना शुरू हो गई 70s में। 80s तक इसका पीक था। 80s में अगर आप देखें, अगर फिगर्स भी देखेंगे, तो पाकिस्तानी लेदर, वो जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लेदर की पूरी दुनिया में डिमांड होती थी। लोग बाहर से जो फॉरेनर्स आते थे, वो पाकिस्तान से आके या तो लेदर गारमेंट्स लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, या उनके पास एक ऑप्शन होती थी कारपेट्स की, हैंड नेटेड कारपेट, जो हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी। लेकिन ये वो इंडस्ट्री थी जिसको गवर्नमेंट ने शायद प्रायोरिटी ही नहीं दी, या उन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं थी, और बजाय उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के 80s तक ये सिलसिला चला। 90s से ऑनवर्ड इसको रिसेशन इसका शुरू हो गया। होता क्या है कि अगर हम अच्छा लेदर तैयार करते हैं, तो लेदर के बाद ही हम उसका कोई फर्नीचर बाय प्रोडक्ट बन सकती है। जी जी, बाय प्रोडक्ट नहीं, इवन फिनिश प्रोडक्ट उसकी वहाँ पे बनेगी। सो लेदर इज़ अ रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर उसको हमने फर्नीचर इंडस्ट्री में लेके जाना है, उसको हमने गारमेंट इंडस्ट्री में लेके जाना है, उसको हमने ग्लव्स में लेके जाना है, या गुड्स में लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ थी। लेकिन आज भी इसको हम बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि जिस वक्त सौदा बिकेगा, जिस वक्त एक्सपोर्ट होगी, तो फिर हम अपनी रिवर्स
रिवर्स जितनी भी चेन है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। फिर शायद ये जो लोकल मटीरियल हमारे पास रॉ हाइड्स, जिसका मैंने बताया कि क्वांटिटी इसकी लिमिटेड है जो स्लॉटर होगा, फिर ये भी हम इंपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। हम दूसरे मुल्कों से रॉ हाइड्स इंपोर्ट करेंगे, अपने पास प्रोसेस करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अभी इस पर सारा लॉक क्या है, इसकी सेल के ऊपर लॉक है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के इसकी प्राइसिंग को देखे, इस पर जो टैक्सेशन है और इस पर जो रिबेट की वैल्यूज़ हैं, अगर उन सारी चीज़ों को देखे और बाकी मुल्कों के साथ हमें मैच करके दे दे, तो शायद टेक्नोलॉजी की, लेबर की और किसी और चीज़ का हमारे में कमी ना होगी। रिलेटेड क्वेश्चन है कि तकरीबन पाकिस्तान में कितने लोग लेदर इंडस्ट्री से इंगेज हैं, आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्किन अप टू द फिनिश प्रोडक्ट? कोई इसका डाटा है किसी जगह पे? इसका डाटा जी मैं तो बताऊंगा कि इसको चूंकि ये रिवर्सल साइड पे है, अब तो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा सियालकोट में ये मेन इंडस्ट्री, पंजाब में अगर बात की जाए, कराची में भी है, लेकिन सियालकोट और कसूर में देखा जाए, कसूर में एक टाइम था कि सबसे मेजर इंडस्ट्री ये थी, आज वो मेजर इंडस्ट्री नहीं रही। दूसरी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो कर गई हैं। अदरवाइज़ मेजॉरिटी लोगों का कसूर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सोर्स था दैट वाज लेदर। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें ना नए आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी इसमें से निकलते जा रहे हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, स्किल्ड लोग हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जिस वक्त हम जो प्रोडक्ट बना लेते हैं वो दुनिया में बिकनी मुश्किल हो जाती है। मैं दुनिया में इसे कहते हैं लेबर इंसेंटिव, लेबर इनिशिएटिव इंडस्ट्री, और लेदर का सारा काम मोस्टली हैंडमेड है और दुनिया उस साइड पे जा रही है कि जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेबर को कंज्यूम करना चाहती है। पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, वो जॉब की तलाश में फिरते हैं। वाई नॉट गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, एक चीज़ जो आपके घर में पड़ी है और घर में मौजूद है और इतना बड़ा एक स्कोप है कि हमने एक छोटी सी फिगर दी है $6 बिलियन, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। दुनिया इससे बड़ी फिगर को भी टच कर सकती है। काश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी सी अपनी जो है वो विजन को थोड़ा सा करेक्ट करे और करेक्ट करने के बाद हमें ज़्यादा फोकस करने की तवज्जो दे कि जी हमने फोकस किस चीज़ पे करना है। फ्रॉम हियर वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक विद आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी, एंड स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।